आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये दिल्ली के कस्टम ऑफिस की दोपहर थी। एक प्राइवेट जेट पिट्स S2A को भारत लाने की अनुमति दी जा रही थी। इस विमान का इंतजार कोई पूंजीपति या मंत्री नहीं कर रहा था, बल्कि दिल्ली स्थित विश्वायतन योग आश्रम के गुरु कर रहे थे। ये पकड़िए, पिट्स S2A की क्लियरेंस रिपोर्ट है ये। इसे विश्वायतन योगाश्रम भिजवा दीजिए। जी सर, ठीक है। इस खबर के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री आवास की घंटी बजी। हेलो इंदिरा, बाबा बोल रहा हूँ। बाबा प्रणाम। संजय से कहिएगा पिट्स S2A की परमिशन हो गई है, और हाँ, सफदरजंग पर ही विमान लगाने की व्यवस्था करवाइए। ठीक है बाबा, मैं करवाती हूँ। इस कॉल के कुछ दिनों बाद ही विमान पिट्स S2A सफदरजंग हवाई अड्डे पर खड़ा था। अब बारी से उड़ाने की थी। जिम्मा उठाया इंदिरा के छोटे बेटे और कांग्रेस सांसद संजय गांधी ने। वो इसकी उड़ान को साध लेना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 23 जून 1980। बाकी दिनों की तरह उस रोज भी संजय पिट्स जहाज को उड़ाने वाले थे। साथ में सांसद माधवराव सिंधिया को बैठना था, मगर खराब सेहत के चलते उनका प्लान रद्द हो गया। संजय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर पहुंचे और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। सुबह 7:58 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि सुभाष सक्सेना घबरा गए। संजय ने नियमों को ताक पे रखते हुए प्लेन को रिहायशी इलाके के ऊपर उड़ाना शुरू कर दिया और कलाबाजी दिखाने लग गए। तभी एक अनहोनी घटी। विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वो लहराता हुआ नीचे जमीन पर जा डगा। परखच्चे उड़ गए थे। पास में खून से लथपथ संजय की लाश पड़ी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तुरंत सूचना दी गई। एक घंटी विश्वायतन योग आश्रम में भी बजी। हेलो, योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से बात हो रही है? हाँ, बताइए। जी, संजय गांधी जी की दुर्घटना में मौत हो गई। वो आपके जहाज की ही सवारी कर रहे थे। क्या? नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है। नामी गिरामी में आज कहानी भारत के सबसे बड़े गॉडमैन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, जिनकी जिंदगी रहस्य और ग्लैमर से लिपटी थी। सियासत ने जिनकी राह में कालीन बिछा दिए और एक वक्त जिनके बारे में माना जाता था कि उनकी इच्छा PMO के आदेश में बदल जाती थी। तपबल शंभु करई संघारा। तपस्या के बल से जब सृष्टि खत्म होती है तो शंकर इसको संहार करता है, अर्थात एकदम से खत्म कर देता है। किसी को विनाश करने के लिए भी ताकत चाहिए, ऐसे नहीं है कि बिना ताकत के खत्म हो जाए। बिहार को बंगाल प्रांत से अलग हुए 24 बरस हो चले थे, लेकिन मधुबनी जिले को दरभंगा से अलग होने में अभी समय था। इसी मधुबनी के घर में उस दिन विलाप हो रहा था। 12 साल का बेटा धीरेन्द्र घर छोड़कर कहीं अचानक चला गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और पिता ने भी थाने में रपट लिखवा दी थी। उधर धीरेन्द्र लखनऊ पहुंच गए थे। भटकते भटकते वो गोपाल खेड़ा आश्रम पहुंचे। यहाँ योग की शिक्षा दी जाती थी। ये धीरेन्द्र की योग से पहली मुठभेड़ थी। उन्होंने महर्षि कार्तिकेय से योग की शिक्षा लेनी शुरू की। 5 से 10 बरस में उन्होंने योग साथ लिया। कुछ न कुछ नया सीखने की धुन में धीरेन्द्र ने तंत्र विद्या का रुख भी किया। मेहनती वो थे ही, जल्द ही योग और तंत्र में निपुण हो गए। उन्होंने अपना नाम रखा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र एक जगह नहीं टिकते थे, लगातार घूमते थे। भारत घूमने लगे और जगह जगह जाकर योग की शिक्षा देने लगे। इसी सिलसिले में वो एक बार जम्मू पहुंचे। योग की क्लास खत्म हुई तो घूमते घूमते पास के शिकारगढ़ चले गए। देखा कि एक बंगले के बाहर पहरेदारी ज्यादा है। लोगों से पता किया तो मालूम चला कि प्रधानमंत्री नेहरू की बेटी इंदिरा ठहरी है। उन्होंने तुरंत दरवाजे पर पहुंचकर कहा,
मुझे इंदिरा से मिलना है। क्या काम है? इंदिरा के एक सहयोगी ने पूछा। मेरा नाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, मैं योग सिखाता हूं। अगर हाँ ठीक है, जाओ बाद में आना। इससे पहले कि निराश होकर धीरेन्द्र लौटते, उन्हें इंदिरा ने दूर से देख लिया। जब धीरेन्द्र मकान से बाहर गए तब इंदिरा ने अपने सहयोगी से उनके बारे में पूछताछ की। इंदिरा के मन में थोड़ी दिलचस्पी जागी तो कहा, कल स्वामी को बुलवा लीजिए। अगले रोज धीरेन्द्र और इंदिरा आमने सामने थे। बातें बनाने में माहिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा और पंडित नेहरू को योग सिखाने की इच्छा जाहिर की। 1958 की एक सुबह हो रही ये सामान्य सी बातचीत भविष्य की अहम घटनाओं की भूमिका भर थी। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव बताते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नेहरू परिवार में प्रवेश करना एक अजूबा है। और सबसे अद्भुत बात ये थी, इनका जो आश्रम है विश्वायतन आश्रम, उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। और नेहरू हमेशा जीवन में नास्तिक रहे, वो भौतिकवादी थे, लेकिन योग के मामले में थोड़ा वो अलग थे। मुझे तो खासकर, क्योंकि एक रिपोर्टर रहा हूँ जिसने नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक रिपोर्टिंग की है, मुझे अच्छी आश्चर्य हुआ कि नास्तिक होने के बाद भी नेहरू धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से क्यों उस दौर में इतने नजदीक हो गए, तो सामीप्य कैसे स्थापित हुआ इन दोनों। मुझे लगता है इसमें इंदिरा गांधी खासकर जिद रही, क्योंकि वही देखा करती तीन मूर्ति, वही सब होस्टेस थी, अपने पिता की देखभाल करती थी। इंदिरा गांधी और धीरेन्द्र की नजदीकियां बढ़ने लगी। प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा के साथ काम कर चुके वरिष्ठ वकील जनक राज राय का कहना था कि इंदिरा से मिलने के लिए धीरेन्द्र को किसी के इजाजत की जरूरत नहीं थी। इंदिरा और सरकार की सहायता से उन्होंने सफदरजंग रोड के पास एक आश्रम भी खोल लिया। इसे सरकारी फंड से सहायता दी जाती। 3-4 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, मगर 1963 में एक सरकारी लेटर आश्रम पहुंचा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर KL श्रीमाली ने आश्रम को सरकारी ग्रांट देने से इनकार कर दिया। धीरेन्द्र ने जब कारण पूछा तो जवाब आया कि उन्हें अपने खाते का ऑडिट जमा करना होगा। धीरेन्द्र का साफ कहना था, उन्होंने ना आज तक ऑडिट जमा की थी और ना ही अब करने वाले थे। उन्होंने तुरंत इंदिरा का रुख किया और सारी बातें बताई। तब इंदिरा के पास कोई सरकारी पद नहीं था, लिहाजा वो नेहरू के पास पहुंची और बोली, पप्पू, स्वामी के आश्रम का ग्रांट इस बार रिलीज नहीं किया गया है, श्रीमाली जी से बात कीजिए ना। इतना सुनना था कि नेहरू ने उसी वक्त श्रीमाली को फोन घुमा दिया, मगर बात नहीं बन पाई। श्रीमाली अड़ गए थे। बोले, नेहरू जी, जब तक स्वामी जी पिछले साल के ग्रांट का ऑडिट सबमिट नहीं करते, मैं फंड नहीं रिलीज कर सकता। नेहरू अपने मंत्री के सामने बेबस महसूस कर रहे थे। इंदिरा की ओर देखकर वो बोले, स्वामी जी को बोलो ऑडिट करा लें। इंदिरा ने वही बात दोहराई जो धीरेन्द्र ने कही थी। नेहरू बिफर गए और बोले, तो क्या करूं, श्रीमाली को हटा दूं क्या? स्वामी ऑडिट रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करते हैं? बात कायदे की थी। इंदिरा छिप गई। वो लाचार महसूस कर रही थी। ये सारा वाकया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को कह सुनाया, मगर धीरेन्द्र ने तय किया था कि वो ऑडिट नहीं कराएंगे। दोनों पक्षों का जिद पर अड़ना था। 100 साल आश्रम को फंड नहीं मिला, लेकिन अभी वक्त को धीरेन्द्र पर मेहरबान होना था। इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके लिए सरकार बिछ गई। के विक्रम राव, उन्होंने सीधे इंदिरा गांधी से संपर्क किया और वो इतना नजदीकी का संपर्क था जिसके बारे में ओम मथाई साहब केरला के थे, जो जवाहरलाल नेहरू के PS थे, 24 घंटे देखते थे क्या हो रहा है और तीन मूर्ति बहुत रहते थे। ब्रह्मचारी ने खुद लिखा है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में कि वो इंदिरा गांधी के कितने नजदीक है। एक चैप्टर उसमें था शी करके, बाद में इंदिरा गांधी के आग्रह पे वो चैप्टर हटा दिया मथाई साहब ने, नहीं छपा, ब्लैंक पेपर छोड़ दिया गया। बताते हैं कि वो शी के बारे में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से इंदिरा गांधी के रिश्ते के बारे में बता मथाई ने साफ। लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के एक आश्चर्य हुआ एक रिपोर्टर के नाते, किस आदमी का राजकाज में इतना हस्तक्षेप कैसे? 1965 में इंदिरा के सत्ता संभालते ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। ग्रांट तो बरस ही रही थी। फ्रांस, अमेरिका, नेपाल, इंग्लैंड, हर तरफ धीरेन्द्र की पैठ बढ़ने लगी। मर्सिडीज से लेकर प्राइवेट जेट तक धीरेन्द्र के लिए विदेशों से इंपोर्ट होने लगे। वो इन महंगी चीजों को तोहफा बताते, लिहाजा कस्टम ड्यूटी से छूट मिल जाती। कुछ ही सालों में धीरेन्द्र का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उनके घर पर काबीना मंत्रियों का तांता लगने लगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का दावा था कि मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण,
जगजीवन राम जैसे दिग्गज नेता उनसे योग की शिक्षा लेते थे, मगर इंद्र कुमार गुजराल को धीरेंद्र का आचरण खटक रहा था। वो हमेशा उनसे कटे कटे रहते। इसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में भी किया है। ये बात तब की है जब गुजराल निर्माण और आवास राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। एक दिन उनके पास धीरेंद्र ब्रह्मचारी का फोन आया। उन्होंने गुजराल को गोल डाक खाने के पास की सरकारी जमीन आश्रम के नाम ट्रांसफर करने को कहा। गुजराल तब ज्यादा कुछ नहीं बोले और फोन रख दिया। गुजराल धीरेंद्र को किसी कीमत पर सरकारी जमीन नहीं देना चाहते थे। फाइल आगे नहीं बढ़ी। दिन गुजरते गए। आश्रम का काम अटका पड़ा रहा। आखिरकार जब धीरेंद्र के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने गुजराल को फोन किया और धमकाते हुए बोले, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तुम्हें डिमोट करवा दूंगा। गुजराल ने धीरेंद्र की बातों पर कान नहीं दिया, मगर हफ्ते भर बाद हुई एक मीटिंग ने उनके पांव तले से जमीन खिसका दी। उमाशंकर दीक्षित को कैबिनेट मंत्री बनाकर इंद्र कुमार गुजराल के ऊपर बैठा दिया गया। फैसले के अगले दिन गुजराल इंदिरा से मिलने पहुंचे और धीरेंद्र की पूरी कहानी सुनाई, मगर इंदिरा चुप रहीं और कोई जवाब नहीं दिया। दिलचस्प बात यह रही कि उमाशंकर दीक्षित ने भी धीरेंद्र ब्रह्मचारी को वो जमीन देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये रहा कि कुछ दिनों बाद उनका भी तबादला कर दिया गया और उनकी जगह धीरेंद्र का कहना मानने वाले मंत्री ढूंढ लिए गए। 1975 में जब इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई तो उसमें भी धीरेंद्र ब्रह्मचारी का बहुत बड़ा हाथ था, जिसका खुलासा इमरजेंसी के बाद बैठाई गई शाह आयोग की रिपोर्ट में हुआ था। के विक्रम राव। शाह कमीशन रपट तो एक त्रासदी रही। जस्टिस जेशी साहब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस थे, बड़े योग्य आदमी थे और मुरारजी भाई ने खास कर उनको कहा। और चूंकि मैं शाह कमीशन सामने 7 जेल में थे हम लोग इमरजेंसी में, तो काफी चीजों की जानकारी थी। तो धीरेंद्र ब्रह्मचारी का भी जिक्र उसमें था कि इमरजेंसी में इसका जबरदस्त प्रभाव कैसा रहा, लोगों को गिरफ्तार करवाने में, छुड़वाने में वगैरह वगैरह, दबाव था सरकार। और दूसरी बात, संजय गांधी के यह आदमी बड़ा तरजीह हो गया। तो शाह कमीशन सामने इनको काफी खिंचाई हुई, बहुत सवाल पूछे गए इनसे और ये हर बार कहते थे कि दैवी इच्छा, दैवी कृपा। अब दैवी कृपा दोगे हर हिंदू मानेगा, लेकिन प्रमाण क्या था? कोई भगवान आगे साक्ष्य थोड़ी दे रहे थे। मुझे याद है प्रथम ब्रह्मचारी की जो हालत थी, जैसे एक कोई क्रिमिनल खड़ा हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा हो, खिंचाई इस तरह हुआ था। दिल्ली, जम्मू, बिहार समेत कई राज्यों में आश्रम को एक के बाद एक जमीनें मिल रही थी। इंदिरा के कारण धीरेंद्र पर कोई उंगली भी नहीं उठा रहा था। खास करके जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में धीरेंद्र की पकड़ मजबूत होने लगी थी। सरकार उन्हें सरकारी जमीन फाइनेंस कर रही थी। जम्मू से 130 किलोमीटर दूर मानतलाई में 126 एकड़ में धीरेंद्र ने आलीशान आश्रम बना लिया था। खास बात यह थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के मना करने के बावजूद बॉर्डर से सटे इलाके में धीरेंद्र के प्राइवेट प्लेन के लिए एयर स्ट्रिप बनाए गए और ये सब इंदिरा के सहयोग से हो रहा था। कुछ महीने बाद धीरेंद्र ने हथियारों के बिजनेस में भी पैर रखा और जगह चुनी जम्मू। उन्होंने देशी हथियार का कारखाना खोला। कारखाने में देसी बंदूक के पार्ट्स बनाए जाते थे। धीरेंद्र के सितारे बुलंद थे, मगर हालत एक से कहां रहते हैं। धीरेंद्र ब्रह्मचारी के खिलाफ मानतलाई पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई। लोगों ने उन पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। राज्य में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जांच के आदेश दिए, लेकिन नवंबर 1983 में पुलिस के हाथ एक और बड़ी खबर लगी। खबर धीरेंद्र ब्रह्मचारी के शिवा फैक्ट्री से जुड़ी थी। वहां इलीगल तरीके से विदेशी हथियार बनाए जा रहे थे। फारूक ने तुरंत छापेमारी का आदेश दिया और खुद सर्च ऑपरेशन में पुलिस के साथ चल पड़े। छापेमारी में लगभग 500 स्पेनिश गन बनाने के औजार बरामद किए गए। मामला नेशनल सिक्योरिटी का था, लिहाजा केंद्र के भी हाथ बंध गए। फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया। मामला कोर्ट के पास पहुंचा और धीरेंद्र अपने वकीलों के पास। कोर्ट की हियरिंग होने वाली थी। धीरेंद्र बेल की अर्जी डालने वाले थे। सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बेल दी भी, लेकिन कुछ शर्तों पर। कोर्ट का साफ आदेश था, धीरेंद्र मीडिया से बात नहीं करेंगे। दिल्ली या जम्मू वो बिना स्टेट पुलिस के इजाजत के छोड़कर नहीं जाएंगे। जब कभी पुलिस उन्हें तलब करेगी तब उन्हें हाजिरी लगाने जाना पड़ेगा। इनमें से अगर एक भी शर्त का धीरेंद्र उल्लंघन करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी।
गेंद अब पुलिस के पाले में थी, मगर केंद्र की सत्ता धीरेंद्र के करीब। इंदिरा ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मदद हुई भी। धीरेंद्र की गन फैक्ट्री का लाइसेंस उन्हें वापस कर दिया गया। लेकिन 1 साल बाद ही इंदिरा की हत्या ने धीरेंद्र को आसमान से जमीन पर ला पटका। राजीव गांधी के सत्ता संभालते ही धीरेंद्र गांधी परिवार से पराये कर दिए गए। के विक्रम राव। जैसी जून में संजय गांधी का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गए और राजीव गांधी को फिर अमेठी से इलेक्शन लड़ना पड़ा, बाई इलेक्शन। वहां से राजीव गांधी की प्रवेश होने, संजय गांधी की जाने, और उसी के साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी पतन शुरू हो गया। क्योंकि इमरजेंसी के समय ये राजीव गांधी थी, इंदिरा गांधी से रहते थे, सब जानते थे, देखते थे माँ पे कौन कौन क्या कर रहा है। तो राजीव को एक नेचुरल इरिटेशन, नाराजगी, आक्रोश तो हुआ ही था। तो पहला मौका जब उनको मिला छोटे भाई के जाने के बाद, उन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को काटना शुरू कर और बड़ी सफलता से करते गए और प्रधानमंत्री होते होते उधर दरकिनार कर दिया। अगले 8 साल धीरेंद्र के हिस्से गुमनामी के अंधेरे आए, लेकिन वो फिर नया सपना लेकर मानतलाई आश्रम लौटे। मानतलाई को वो नया सिंगापुर बनाना चाहते थे, जिसमें 5000 फुट लंबी, 2000 फुट चौड़ी और 15000 गहरी झील हो, 5000 कारों की पार्किंग हो, मोनो रेल, घूमने वाला रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस हों। इसके साथ वो ध्यान और योग के लिए लंबी सुरंग भी बनाना चाहते थे। सुरंग के मुहाने पर तैनात करने के लिए उन्होंने भालू के 2 बच्चे भी पाल लिए थे। मगर आज ना ही वो सपना है और ना ही वो साम्राज्य। जून 4, 1994 को जम्मू के मानतलाई के पास ही प्लेन क्रैश में धीरेंद्र ब्रह्मचारी की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि वो प्लेन वो खुद उड़ा रहे थे, हालांकि पुष्टि हो नहीं पाई। मानतलाई आश्रम आज बेहाल है। हवाई पट्टी, वॉच टावर, सब कुछ कबाड़ बन चुका है। जहां हर वक्त उनके भक्तों का तांता लगा रहता था, वो जगह अब वीरान है। जम्मू के गांधी नगर स्थित उनके अपर्णा आश्रम का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। वहां अब फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है। हरियाणा का आश्रम जमीन के झगड़े में फंसा है। दिल्ली का आश्रम मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में बदल चुका है। हर राजनीतिक दौर में किसी न किसी स्वामी का अभ्युदय होता है। धीरेंद्र ब्रह्मचारी का भी हुआ। उन्होंने सत्ता को वैसे ही चलाना चाहा जैसे रूस में रासपुतिन ने। नियति देखिए, उनका अंत भी ठीक वैसा ही हुआ। आपको धीरेंद्र ब्रह्मचारी की कहानी कैसी लगी बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर इसे सुन रहे हैं तो हमें वहां भी रेट कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड का जिम्मा संभाला था सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। हेलो, मैं रवि शेरगिल आपसे मुखातिब हूँ। पॉडकास्ट्स की दुनिया में गोता लगाना चाहते हो तो कान लगाकर सुनिए आज तक रेडियो, क्योंकि यहाँ आते हैं 3 ताल, पढ़ाकू नितिन, स्टोरी बॉक्स, बल्ला बोल और भी कई मजेदार पॉडकास्ट। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।